सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है और हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन और जो तीन इक्वेशन होते हैं मोशन की, उनका डेरिवेशन भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पीड क्या है। आमतौर पर हम लोग बोलचाल की भाषा में स्पीड का बहुत यूज़ करते हैं। जैसे अगर ड्राइविंग स्किल्स के बारे में कहेंगे तो एक दूसरे को हम लोग कहते हैं कि हाँ मैंने टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर कार में अटेंड किया, या कुछ भी। बाइक में भी हम लोग 100 कभी कभी क्रॉस कर लेते हैं। तो स्पीड एक्चुअल में होता क्या है, स्पीड एक रेशियो होता है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम इंटरवल के बीच का होता है। तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ नॉन एज स्पीड। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि किसी बाइक का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि वो बाइक जो है 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। ठीक, तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल होता है। दो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड, या हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर आमतौर पर लिखते हैं। मीटर पर सेकेंड जो है वो स्मॉल यूनिट है। अगर हम लोग साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर, मान लेते हैं हम लोग कि साइकिल का स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर वो 15 मीटर चल रहा है। तो होप आप लोग को स्पीड समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, क्योंकि अगर स्पीड ब्रेकर्स बीच में आए या फिर कहीं रोड हम लोग को खाली दिखे तो हम लोग ऐसा नहीं करते कि कॉन्स्टेंटली स्पीड को 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर बना कर रखें। हमारा स्पीड जो होता है वेरिएबल होता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। कहीं पे हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर से भी चल सकते हैं, कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर से भी चल सकते हैं। तो ऐसे स्पीड को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम पीरियड। अब स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोगों ने देखा था स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनमें डायरेक्शन नहीं होता। तो स्पीड की अगर हम लोग बात करेंगे, कार का स्पीड 80 किलोमीटर, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड बस बोलोगे तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएगा। एक मैथमेटिकल वैल्यू होगी, जैसे कि 80 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं, वेलोसिटी एक्चुअल में एक स्पीड ही है, बस उसमें हम लोग डायरेक्शन ऐड कर देते हैं। ठीक, वेलोसिटी इज़ नथिंग बट स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, वी इक्वल्स टू एक्स बाई टी। एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो वेलोसिटी जो है वो स्पीड ही है, बस उसमें एक डायरेक्शन जो है वो ऐड हो जाता है। इसका भी यूनिट जो है वो स्पीड की तरह सेम है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। और यह भी एक अपोजिट टू स्पीड, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ डिस्प्लेसमेंट का बात होगा वहाँ डायरेक्शन आएगा, और जहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों को अगर आप लोग को याद रखना है तो एक ट्रिक भी है कि एस और एस करके और वी करके आप याद कर सकते हो। जैसे स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग अगर बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है, वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, लेट अस एज्यूम कोई भी डायरेक्शन में चल रहा है, तो वहाँ पे जब हम लोग बोलेंगे अ वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इज़ 80 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, तो आप लोगों को समझ जाना है कि यहाँ पे वेलोसिटी का बात हो रहा है, ना कि स्पीड का। स्पीड अगर मैं बोलूँगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 80 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड में मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की, लेकिन वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन इंक्लूड होगा। जैसे 80 किलोमीटर पर आवर है, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन। तो होप आपको वेलोसिटी और स्पीड क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक डिफरेंस की मदद से भी हम लोग देख लेते हैं। स्पीड क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉन ए स्पीड। वहीं वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोगों ने देखा स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एवरेज स्पीड भी हम लोग देख चुके हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दोनों का यूनिट एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो ये आप लोग को होप स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखो,
यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीड ऑफ अ कार इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अ कार इज़ 80 किलोमीटर पर आवर इन ईच डायरेक्शन। तो इन दोनों से हम लोग को क्या समझ में आया, जब मैंने स्पीड की बात की तो वहाँ पे मैंने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की, वहीं जब मैंने वेलोसिटी की बात की तो वहाँ पे मैंने ईच डायरेक्शन या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐड किया है। तो सीधी सी बात है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। होप इससे आपको स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल में होता क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन, जैसे देखो यूनिफॉर्म एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। तो हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, ताकि हम लोग सबके सब एक जैसे दिखें। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो सकता है, एक जैसा मोशन। तो यहाँ पे इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि इफ़ अ कार कवर्स फॉलोइंग डिस्टेंस इन गिवन टाइम। तो देखो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि 5 सेकंड के अंदर कोई कार है वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर वही 10 सेकंड के अंदर वो 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है, वहीं 15 सेकंड के अंदर 30, 20 सेकंड के अंदर 40, 25 सेकंड के अंदर 50 और 30 सेकंड के अंदर 60। तो यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल को देखना, हर 5 सेकंड के अंदर वो 10-10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में, हर इक्वल टाइम इंटरवल मतलब 5-5 सेकंड के गैप में वह इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी कि 10-10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, मतलब समान समय में समान दूरी ट्रैवल कर रहा है। तो हर हम लोग इसको ग्राफ के रूप में प्लॉट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि सपोज़ कर लेते हैं एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को ले रहे हैं, टाइम जो है वो सेकंड्स में गिवन है, और वाई एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस को ले रहे हैं। तो प्लॉट करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, 5 सेकंड के अंदर वो 10 मीटर चल रहा है, 10 सेकंड के अंदर वो 20 मीटर चल रहा है, 15 सेकंड के अंदर वो 30, 20 में 40, 25 में 50 और 30 में 60। तो जैसे ही हम लोग सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें हम लोग को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। तो क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है या एक कार है वो यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान। असमान कब होगा, जब टाइम इंटरवल तो सेम होगा लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो अनइवन होगा, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं 5 सेकंड के अंदर वो 20 मीटर ट्रैवल करता है, फिर 10 सेकंड के अंदर वो वापस 10 ही मीटर ट्रैवल कर रहा है, 15 सेकंड के अंदर 30, 20 सेकंड के अंदर 60, 25 सेकंड के अंदर 40 और 30 सेकंड के अंदर 50। तो यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, सब में 5-5 का गैप है, 5-5 सेकेंड्स का गैप है, लेकिन डिस्टेंस में देखो अनइवन है ना, पहले 20 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर 60 मीटर, फिर 40, फिर 50। तो अनइवन का मतलब होता है कि कभी कम कभी ज़्यादा, उसका वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा। जैसे इससे पहले था कि इक्वल तो कर रहा था, हर बार 10-10 मीटर ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे कभी कम कभी ज़्यादा होगा, तो अनइवन रहेगा या अनइक्वल रहेगा। ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग इसके लिए जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक अनइवन सा ग्राफ बनेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई बॉडी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो होप आप लोग को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ऐसा टर्म है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। कार का एक्सेलरेशन हो, बाइक का एक्सेलरेशन हो, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है, जब हमारी वेलोसिटी जो है ना वो टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार चेंज होने लगे तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉन एज एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल a and a equals to v minus u by t, where a stands for acceleration, v stands for final velocity and u stands for initial velocity। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक कार है, तो कार अगर पहले जब हम लोग फर्स्ट गियर पे कार को चलाते हैं तो इनिशियली जो हमारा स्पीड है वो मैक्स टू मैक्स फर्स्ट गियर पे 10 तक चलता है। उसके बाद
जैसे ही हम लोग गियर चेंज करते हैं, हम लोग सेकंड गियर लगाते हैं, तो हम लोग को स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सेलेरेटर पे पैर रखते हैं। तो एक्सेलेरेटर पे जैसे ही पैर रखते हैं, हमारा जो वेलोसिटी है ना, वो इनिशियली मान लेते हैं कि 10 था, तो 10 से वो 20 तक राइज़ कर जाता है या उसके बियॉन्ड राइज़ कर जाता है। तो इसी टर्म को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में आने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, जैसे हम लोग कार का जो मैक्सिमम स्पीड है वो अटेंड कर लिया। लेट सपोज कार का मैक्सिमम स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग 100 मीटर पर सेकेंड का जो फाइनल वेलोसिटी है वो अटेंड कर लिए। इनिशियल वेलोसिटी था हमारा 10। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन को, और मान लो वो जो टाइम लगा उस बीच में वो मान के चलो 5 सेकेंड है। तो हम लोगों ने बहुत सारे कार वगैरह या बाइक वगैरह के बारे में सुना है जिनकी टॉप स्पीड वो 5 सेकेंड्स के अंदर अटेंड कर लेते हैं। तो एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन ही है। सो एक्सेलरेशन A=v-u/t, ये इसका फॉर्मूला होता है। जो एक्सेलरेशन है उसका ऐसा ही यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन जो है ना वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हो, तब हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब हम लोग उसको डिसेलरेशन कहते हैं। जैसे कि जब हम लोग एक्सेलेरेटर पे पैर रखते हैं, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ ही है, तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। वहीं इसके अपोजिट जब हम लोग ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव हो जाता है। उसी को हम लोग डेसेलरेशन कहते हैं, मतलब हमारा वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस कारण से हम लोग एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन को आसानी से समझ सकते हैं। इस कारण से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ नॉन एज डेसेलरेशन। डेसेलरेशन मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है उसका वैल्यू कम हो जाना बस। अच्छा, अगर हम लोग किसी बॉडी का वेलोसिटी जो है उसमें आने वाला चेंज को कांस्टेंट कर दें, तो एक्सेलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट देन इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, हम लोग अभी पढ़े भी हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन पढ़े रहता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। मान के चल लो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कोई कार चल रहा है, तो वो 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ही चलेगा, कंटिन्यूसली चलेगा। तब उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन को हम लोग इस वीडियो की मदद से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि कार जो है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी u=2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। अब कुछ समय के बाद, लेट्स अज्यूम कि 5 सेकेंड्स के बाद कार जो है वो अपनी फाइनल वेलोसिटी v=12 मीटर पर सेकेंड अटेंड कर लेता है। तो अब अगर हम लोग को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v-u/t। हम लोगों ने देखा है फॉर्मूला में। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 12 - 2 / 5। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 2, और हम लोगों ने देखा था एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस कार का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप आप लोगों को एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है? जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है या ट्रैवल करता है, तो हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक रिलेशन अटेंड कर सकते हैं। उसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशंस हैं। पहला v=u+at, सेकेंड इक्वेशन है s=ut+12at², और थर्ड इक्वेशन है v²=u²+2as। ये 3 इक्वेशन न्यूटन ने दिए थे, और इन्हीं को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। अब आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन तीनों इक्वेशन को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनको डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को इस ग्राफ को समझना होगा। इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे टाइम को इंडिकेट किया गया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कोई भी बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट करता है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। तो ए पॉइंट से वो मूव करते करते जाता है पी पॉइंट तक, और वो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी v अटेंड कर लेता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको मिला दिया ई पॉइंट पे, और
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ओ से लेके ए तक का जो वैल्यू है वो यू हो जाएगा, यू बोलने से उसका इनिशियल वेलोसिटी। और वैसे ही हम लोग जब ओ से लेके ई तक का जो टोटल कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा कैपिटल यू, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी। अब बात ये आता है कि बी और सी क्या हो। तो हम लोग एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास है 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ में से मैंने ए पर्सन को मान लीजिए 30 रुपये दे दिए, तो बी पर्सन के पास कितने बचेंगे? तो सीधी सी बात है, 100 में से हम लोग क्या करेंगे, 30 को माइनस करेंगे तो बचेगा 70। तो उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ओ से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है, और ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस जो है वो यू है। तो हम लोग को बी सी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बी सी या ए दोनों का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। होगा आप लोग को वी माइनस यू क्यों आया ये समझ आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पहला इक्वेशन कैसे आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो ये बहुत सिंपल है, जब हम लोग क्रॉस इंटू करते हैं तो ए का मल्टीप्लाई टी से हो जाएगा, और ए के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई वी माइनस यू से हो जाएगा। तो वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। सो इस इक्वेशन को जब हम लोग माइनस यू को राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर देंगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा u प्लस ए टी। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन कैसे आता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में जब हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, इस पूरे फिगर का एरिया। अब इस पूरे फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग दो छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं। वो क्या है, पहला पार्ट जो है वो एक रेक्टेंगल है और दूसरा पार्ट जो है ये एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सी, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस यहाँ पे है क्या, तो हम लोग देख सकते हैं बेस क्या होता है, ये नीचे वाला पार्ट यानी ए सी, और ए सी जो है वो ओ डी के बराबर है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा टी। और इस ट्रायंगल का हाइट यानी कि बी सी जो वैल्यू है उसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी माइनस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वी माइनस प्लस। अब हम लोग इस रेक्टेंगल का देखते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ और रेक्टेंगल का ब्रेड्थ। तो लेंथ में हम लोग मान लेते हैं कि ये टी है, और ब्रेड्थ इसका सपोज कर लेते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि वैल्यू क्या है, यू। तो अब हम लोग देखते हैं हाफ इंटू टी। तो देखो यहाँ पे हम लोग v माइनस यू के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था ए इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। जब हम लोग ए टी का मल्टीप्लाई करते हैं तो v माइनस यू का विल बी इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पे v माइनस यू के प्लेस में हम लोग ए टी पुट करेंगे, तो यहाँ रख देते हैं ए टी। अब यहाँ पे u इंटू टी क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए इंटू टी यानी कि क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसी इक्वेशन को बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इजीली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो एक और बात देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सेकंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो हम लोग को एरिया मिलता है वो क्या होता है, वो किसको
तो चलिए जल्दी से हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने इस पर क्या किया। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं एस से। अब इस डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एरिया है। अब यहाँ पे एरिया किसका होगा, इस एंटायर फिगर का। ये एंटायर फिगर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये जो रेक्टेंगल है और ये दूसरा जो है ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का जब हम लोग एरिया को ऐड कर लेंगे तो हम लोग को पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेस का वैल्यू कितना है। तो बेस का वैल्यू ए सी है, ठीक, और ए सी और ओ डी दोनों बराबर है। और यहाँ पे हम लोगों ने ए सी और ओ डी का वैल्यू टी के इक्विवेलेंट लिया है क्योंकि हम लोगों ने एक्स एक्सिस में टाइम को इंडिकेट किया है। उसके बाद जब हाइट की बात करते हैं तो हाइट यहाँ पे क्या होगा, बी सी या फिर ए, जो भी हम लोग एज्यूम करें। तो बी सी हम लोग ले लेते हैं। तो बी सी का वैल्यू क्या है, वी माइनस यू है। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं वी माइनस यू। अब इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ हम लोग मान लेते हैं टी है क्योंकि एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और इसका ब्रेड्थ जो है वो हम लोग मान लेते हैं यू क्योंकि ओ से लेके ए का वैल्यू जो है क्या है, यू है। तो यहाँ पे यू पुट कर दिए। जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू टी मिल गया। अब यहाँ पे एक बस ट्रिक है कि v माइनस यू के प्लेस में हम लोग को a पुट करना पड़ेगा। अब ये कहाँ से आ रहा है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है। a इक्वल्स टू क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो a और t को इंटू करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब यहाँ पे हम लोग v माइनस यू के प्लेस पे a पुट कर देंगे तो a टी इंटू टी। अब a टी इंटू टी क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। तो हम लोग इसी इक्वेशन को अरेंज करके लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो होप आप लोग को सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव करना आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस फिगर में ट्रेपीजियम देखते हैं। तो ट्रेपीजियम कौन सा है, ओ ए बी डी। ओ ए बी डी को हम लोग इस बार ट्रेपीजियम कंसिडर कर रहे हैं। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, ओ ए इज पैरेलल टू बी डी। तो यहाँ पे ओ ए और बी डी जो है वो पैरेलल साइड से इस ट्रेपीजियम के, और इसका जो हाइट है वो हम लोग ओ डी ले रहे हैं। तो ओ डी का वैल्यू हम लोग को टी रखना है यहाँ पे, और ओ ए का वैल्यू यू हो जाएगा और बी डी का वैल्यू हो जाएगा वी। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो हम लोग को मिलेगा ओ ए के प्लेस में रखेंगे यू प्लस यहाँ पे बी डी के प्लेस में हम लोग रख रहे हैं वी, और ओ डी के प्लेस में रख रहे हैं टी। अब टी का वैल्यू हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखे थे, ये आया था ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी से। तो अगर हम लोग टी का वैल्यू फाइंड आउट करें तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। बस इसी वैल्यू को यहाँ पे इस टी के प्लेस हम लोग को पुट कर देना है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं हाफ वी प्लस या यू प्लस वी, और टी के प्लेस में रखेंगे वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखिए कि ये सबका वैल्यू एस के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हाफ इंटू वी प्लस यू या यू प्लस वी और वी माइनस यू ये दिया हुआ है, और नीचे में है ए। अब ये 2a और इस s को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2as हो जाएगा। ट्रांसपोज करके हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, v प्लस यू या u प्लस वी, दोनों सेम है, v माइनस यू। अब हम लोग जानते हैं कि v प्लस यू वी माइनस यू एक फॉर्मूला के जैसे दिख रहा है। आपको कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस। हम लोग जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली हम लोग a के प्लेस में यहाँ पे v है और b के प्लेस में u है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। इसी को हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। So this is the third equation of motion. Again, let's have a quick recap. अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाला। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हम लोग जानते हैं कि इस एरिया से हम लोग को मिलना डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड्स यहाँ पे ओ ए और बी डी हैं तो ओ ए प्लस बी डी हो गया, और हाइट के जगह पे हम लोग लिखेंगे ओ डी। अब सारे जो टर्म है उनके वैल्यू रखना है हम लोग को, तो ओ ए के प्लेस में हम लोग लिखेंगे यू, ठीक, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, बी डी इज द फाइनल वेलोसिटी एंड ओ डी इज द टाइम।
तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा हाफ वी यू प्लस वी इंटू टी। अब टी के प्लेस में हम लोग को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है वी माइनस यू बाई टी, तो टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा। और वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को मिलेगा कि यहाँ पे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो नीचे वाला टर्म है उसको ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज करके हम लोग को मिला 2as, और यहाँ पे हम लोग को मिला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो तो वी स्क्वायर प्लस टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2a। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होप आप लोगों को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करना ये समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड its motion is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, एक गोल पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करना। जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि जब एक रनर जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ता है तो उसका मोशन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। सेकंड, मोशन ऑफ अ फैन, हम लोग देखते हैं जब फैन मूव करते रहता है तो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वो भी एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। फिर मोशन ऑफ अ हैंड ऑफ अ क्लॉक, तो हम लोग घड़ी के जो कांटे मूव करते हैं वो भी एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। रनर